हाँ, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए एक बार फिर से बोल दूं बेटा, आज के जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें एरर एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस और वेक्टर। ठीक है, इनको देखेंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मेथड वही रहेगा हमारा। पहले हम आपको बेसिक्स बताएंगे और उसके बाद जो 2020 में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फाइन। तो शुरुआत कर रहे हैं बेटा एरर से। जब भी आप कोई मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें आपको एरर जरूर मिलती है। ठीक, तो जनरली आपके पास एक होती है ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू या इसी को कई बार आप कहते हैं मीन या एवरेज वैल्यू। से दैट इज ए। क्लियर। अब इस ट्रू वैल्यू से जो भी डेविएशन है उसे आप कहते हैं एरर। तो एरर इज डेविएशन फ्रॉम ट्रू वैल्यू, और जनरली आप इसे डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। और जो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की रीडिंग आप लिखते हैं वो आप लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये आपका लिखने का तरीका होता है। आप एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, कोई भी क्वांटिटी आपके पास है। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर समझिएगा, ये जो डेल्टा ए आता है ना बेटा, ये तो आपकी होती है, इसे आप कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। और ये है आपकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। एक और टर्म आया था अगर आप सबको याद हो, दैट इज रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, बिल्कुल सही बात है आपकी। रिलेटिव एरर आपकी हो जाती थी डेल्टा ए बाई ए, और यहीं पे लिख लेते हैं परसेंटेज एरर, और ये परसेंटेज एरर हमारी हो जाती थी डेल्टा ए बाई ए इंटू 100%। ठीक है। हाँ, ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये एरर जो आपकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो ध्यान रखिएगा बेटा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपकी कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है। फाइन। और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर भी लिख सकते हैं आप, इसमें आपकी परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर दोनों ही लिख सकते हैं, ऐड होती है। एक एग्जांपल देके आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी दी हुई है, से क्वांटिटी इज एक्स, और ये आपको दी हुई है ए टू द पावर अल्फा प्लस बी टू द पावर बीटा अपॉन सी टू द पावर गामा एंड डी टू द पावर डेल्टा। ठीक है। तो यहां पे आप लिखेंगे परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स परसेंटेज एरर इन ए प्लस बीटा टाइम्स परसेंटेज एरर इन बी प्लस गामा टाइम्स परसेंटेज एरर इन सी प्लस डेल्टा टाइम्स परसेंटेज एरर इन डी। ठीक है। देखिए सब ऐड हो रही है। आप यहां पे तो इनको डिवाइड कर रहे थे, लेकिन ये यहां पर ऐड हुई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है। अच्छा, कई बार इसे आप डिफरेंशिएशन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। तो वहां पे जो dx आपका आता है ना, dx इज योर एरर। कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर। dx is your absolute error and dx by x is your relative error.
ठीक है जी। तो ये दो चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। तो एरर में इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं था। फाइन। इसके बाद एक और चीज हमने पढ़ी थी, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दो चार आपको मिल जाते हैं, बहुत आसान से होते हैं, लेकिन होता क्या है, 2 साल हो गए होते हैं, कभी पलट के देखा नहीं होता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस। ठीक है। हाँ, अब दो आपके हैं, चलिए, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन जरा सी समझिएगा इसको। सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन करते समय फर्स्ट राउंड ऑफ all the numbers or quantities up to same significant figures आफ्टर डेसिमल। ये रूल है बेटा, उसके बाद आप ऑपरेशन करेंगे। ध्यान समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 200.1 212.12 6.1392, इस तरह से इन तीन क्वांटिटीज को मुझे ऐड करना है। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले ऐड करके फिर राउंड ऑफ करते हैं, बट ये तरीका ही गलत है बेटा। आपको पहले क्या करना है, सबकी एक्यूरेसी को सेम करना है। सबकी एक्यूरेसी मतलब डेसिमल के बाद सबकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो आप इसको यहां पे राउंड ऑफ करेंगे, तो पहले वाले को आप क्या लिखेंगे बेटा, 200.1। ठीक है जी। दूसरे वाले को आप लिखेंगे 212.1 और लास्ट वाले को आप लिखेंगे 6.1, बिकॉज ये 5 से लेस है। ठीक है, ओके। और अब आप इन्हें ऐड कर देंगे, या बिल्कुल इसी वे में सब्ट्रैक्शन करना है। दो आपको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप पहले उन्हें राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद कोई ऑपरेशन करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है जी। चलिए, तो यहां पे जैसे आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3 यहां पे आ जाएगा, 8 यहां पे आ जाएगा, 1 यहां पे आ जाएगा और 418.3 ये आपका आंसर होगा। ये तभी होगा जब आपसे कहा जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग कीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो रूल था वो डेसिमल के बाद देखना था। अब जो रूल है उसमें पूरे नंबर में आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा 200.2 मल्टीप्लाइड बाय 4.1 आपको करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब आपको डेसिमल से नहीं देखना है, आपको टोटल नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। और कम वाली कितनी है, 2, तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, 20 इंटू 10 टू द पावर 1। चेक कीजिए, ऐसे लिख सकते हैं। और ये आपका आ जाएगा 4.1। और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। फिर बिल्कुल इसी वे में डिवीजन करते समय, तो बस डिफरेंस क्या है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो डेसिमल के बाद देखना है, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है तो पूरे नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो देखना है। तो आपके आंसर में यही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जो 2 हैं। क्लियर, ओके।
अब एक और चीज जिसमें सबसे ज्यादा आपसे गलती होती है, जैसे मैं आपसे अगर कहूं कि आपके पास 3 नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं और आपकी रीडिंग मैंने आपको दे दी लेट्स से 1.52, 1.531 एंड 1.46, ये मैंने 3 रीडिंग आपको दे दी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपसे पूछा कि आपकी रीडिंग अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएगी। योर रीडिंग अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब देखिए यहां पे आपको करना क्या है, एवरेज निकालेंगे आप, 3 रीडिंग आपके पास है तो आप क्या करेंगे 1.52 प्लस 1.53 प्लस 1.46, पहले तो आप इनको ऐड करेंगे। समझ में आ गया क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि पहले आपको इसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। अब आपने इनको ऐड कर लिया 1, ठीक है। हाँ, आंसर एक बार चेक कर लीजिए अपने हिसाब से, ये आ गया बेटा, क्या ये आ रहा है 4 है, 4 है, सॉरी 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 4 है, 4.51 आ रहा है, ठीक है। अब देखिएगा 4.51 डिवाइडेड बाय 3, ये मेरा आंसर होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर यहां पे तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, प्लीज ध्यान रखिएगा और इसको चाहें तो स्टार के साथ लिख लीजिए, इफ सम फिक्स्ड नंबर is given, for example number of pencils, number of experiments, ठीक है ना, then number of significant figures कितनी होंगी बेटा, इनफाइनाइट। समझ में आया, तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, जो आंसर है। कई बार आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं दिखती, आपको वहां दिख रहा होता है कि ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। और ये जेई मेंस, जेई एडवांस सभी में इस तरह के क्वेश्चन, और बड़े आसान से क्वेश्चन, बट हम कहीं ना कहीं ये चीजें भूल जाते हैं जिसकी वजह से ये गलतियां होती है, ठीक है। तो एक बार मैंने इसीलिए आपका क्विक रिवीजन करा दिया, बिल्कुल बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात करेंगे वेक्टर्स की, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल एक फॉर्मूला आपको दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है दैट इज वेक्टर पी, और ये अब तक सभी को रट चुका होगा, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू। हाँ, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये होती बेटा, एक तो ये जो एंगल अल्फा है ना, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, जब टेल टू टेल कनेक्ट हो या हेड टू हेड कनेक्ट हो, हाँ, तो अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे ना तो ये आपको ऐसे दिखेगा और इसकी टेल कनेक्ट हो जाएगी, तो ये आपका वेक्टर पी आएगा, इसलिए इनके बीच एंगल अल्फा है, ठीक है। और ये रहा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर दैट इज पी प्लस क्यू। सभी को याद है मुझे पता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार, ओके, इसे मैं थीटा कह देता हूं, आपके एंगल डिफरेंट हो सकते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब बेटा जब आप बात करेंगे वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो सबको याद है क्या था, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा यहां पे आ जाएगा, और टेन थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाती थी, क्यू साइन थीटा, प्लीज ध्यान रखिएगा क्यू साइन अल्फा यहां पे होगा,
बाय पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले सभी को याद होंगे, बहुत आसान से फॉर्मूले थे और बहुत यूज किए हुए हैं। अब तो मैथ्स वैथ्स में भी कर लिए होंगे आपने। ठीक है जी, ओके। इसके बाद जो हमने पढ़ा था, अगर बेटा मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर आर, थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर आर एंड फर्स्ट वेक्टर पी। दो वेक्टर लिए ना आपने पी और क्यू, तो जो फर्स्ट वेक्टर है उसके साथ एंगल है। अच्छा यहीं पे चलिए एक चीज और देख लेते हैं। मान लीजिए कोई आपसे कहता है ये बता दो जी, इसको डेल्टा कह दिया मैंने, हाँ, तो क्या हो जाता फॉर्मूला, यहीं पे देख लेते हैं, tan डेल्टा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, Q की जगह P ले लेंगे, P, ठीक है, साइन एल्फा बाय Q प्लस P कॉस एल्फा। ये समझ में आया? जिस वेक्टर के साथ एंगल पूछा गया है उसको फर्स्ट वेक्टर मान लीजिए, Q को फर्स्ट मान लीजिए, तो ये सेकंड हो जाएगा आपका। तो बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा होता ना आपने, Q साइन एल्फा बाय P प्लस Q कॉस एल्फा, आपने क्या किया, स्विच कर दिए P और Q। यस, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बेटा, किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, और ये टाइम बचाते हैं, नहीं तो वहां आप सोच रहे होते हैं अरे ये क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद मान लीजिए आपको वेक्टर P दिया हुआ है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी वाई के कैप। ठीक है, तो एक तो इसका मैग्नीट्यूड सबको याद होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता था, हाँ जी, अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। वेरी गुड। और एक और चीज होती थी बेटा, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर होता था वेक्टर p बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p। तो ये आपका आ जाता था पी एक्स बाय, मैं p लिख दे रहा हूं सिंपली यहां, दिस इज p, आई कैप प्लस पी वाई बाय पी जे कैप प्लस पी वाई बाय पी के और पी जेड बाई पी के कैप। ठीक है, दो चीजें ये थी। अच्छा, फिर सपोज ऐसे ही आपको Q दिया हुआ है, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू वाई क्यू जेड के कैप, और आपसे पूछ लिया गया भाई वेक्टर P डॉट Q क्या है। तो एक तो फॉर्मूला आपके पास था P Q cos थीटा, where theta is angle between vector P and Q, सबको याद होगा। ठीक है, बहुत यूज किया था ए बी कॉस थीटा करके। यहां से आपके दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी निकल आता है, दैट इज वेक्टर पी डॉट क्यू। ये तो मैथ्स में भी आपने किया होगा, बाय पी क्यू। ओके, हाँ, लेकिन अगर आपको ये इस फॉर्म में दिए हुए हैं, अगर आपको ये वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के फॉर्म में दिए हुए हैं, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो आपका बड़ा सीधा सीधा हो जाता है बेटा, पी डॉट क्यू इज पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड क्यू जेड। ओके, मैं सिर्फ इसलिए कि आपको जस्ट याद आ जाए, रिवीजन हो रहा है। और P क्रॉस Q ये क्या हो जाता था, एक डिटर्मिनेंट ऐसे लिखते थे, आई कैप जे कैप और के कैप, और यहां फर्स्ट वेक्टर पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड। क्लियर? तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट था। ये आपका 12th में भी बहुत ज्यादा यूज में आता है, कहां पे, मैग्नेटिज्म में जब आप पढ़ रहे होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वहां पे है बेटा, V क्रॉस B। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं, वो वेक्टर दे देते हैं और पूछते हैं फोर्स कितना है, तो क्यू V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स की बात आ जाती है। तो वो सारे क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं, टॉर्क के क्वेश्चंस इस पे मिलते हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन मिलेंगे, सीधे सीधे, कुछ बहुत कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ठीक है,
तो इतनी चीजें हैं, ये बेसिकली बेसिक मैथ्स में आता है। अगर आपको याद हो, जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा हुआ है, तो हम जो फर्स्ट मंथ में बेसिक मैथ्स करते थे उसमें ये सारी चीजें हम कवर कर लिया करते। उसके बाद काइनेमेटिक्स से फिजिक्स स्टार्ट होती है एक्चुअली। ठीक है जी, तो चलिए इनको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। और 2020 में जेई मेंस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। और एक चीज और है, उसमें कुछ मुझे बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं, दैट इज डायमेंशंस। डायमेंशंस आप सबको आती हैं, ठीक है। हाँ, बस ये आपको ध्यान रखना है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस इसलिए कराऊंगा, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं डायमेंशंस के, इवन जेई एडवांस और जेई मेंस दोनों में। तो जे उसमें होगा क्या कि आपको बस जल्दी आप कैसे निकालें, आप कैसे उसे रिलेट कर पाएंगे। बेसिक मेथड पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मैं किस तरह से इसको सॉल्व करूं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने वही सिलेक्ट किए हैं जिसमें मैं आपको बता सकूं कि कैसे हम इसको टाइम बचाएंगे, कैसे हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, ओके। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बिल्कुल जैसा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, वो आपका जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जेई मेंस 2020 में आया है, ठीक है। A physical quantity Z depends on 4 observables, A B होना चाहिए, A B C D, and Z is equal to A square B to the power 2/3 C अंडर रूट में दिया हुआ है D क्यूब, ठीक है। The percentage error in the measurement of A, B, C and D are 2%, 1.5%, 4%, 2.5%। और आपको बताना है परसेंटेज एरर इन Z क्या है। कई लोगों ने मेरे आंसर खत्म होने बोलने से पहले ही निकाल ली होगी ना। हाँ, आपका आंसर आने लग गए, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है आपका। परसेंटेज एरर इन Z इज इक्वल टू ट्वाइस परसेंटेज एरर इन A प्लस 2/3 परसेंटेज एरर इन B प्लस हाफ परसेंटेज एरर इन C। देखिए माइनस मत कर दीजिएगा, ओके, प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन D। यस बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने बताया। मैं भी अभी सॉल्व करके निकाल रहा हूं, ठीक है। हाँ, देखिए देखिए देखिए, ओके। तो 2 इंटू 2% तो यहां आ गया, प्लस 2/3। बी की एरर कितनी दी हुई है 1.5, दैट इज 3/2% लिख दूं, प्लस हाफ ऑफ 4% प्लस 3 इंटू 2.5%। ये आपका बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बेटा, सभी का आंसर आने लग गया 4.5%। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आता है और उसके बाद कोई इस क्वेश्चन को ना करके आए तो फिर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। कम से कम ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं ना इस तरह के, और बेटा आपको बता रहा हूं 25 क्वेश्चंस में से 8 to 10 क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे। आपको छांटने पड़ेंगे। अब ये नहीं है कि पहले 10 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये फिजिक्स में भी होंगे इस तरह के, केमिस्ट्री में भी होंगे और इस तरह के मैथ्स में भी होंगे। तो जो वो सिलेक्शन वाली बात होती है ना, हाँ, वो तो केवल उसी से हो जाता। बाकी तो जो आप बोनस जो होते हैं ना, बाकी जितना आप करते हो वो आपकी रैंक बनाते हैं। यस, तो वो जो बाकी के आपको जो है 7, 8 to 10 क्वेश्चंस और करने हैं, वो आपकी रैंक बनाएंगे। आप पूरे के पूरे कराइए, बिल्कुल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The density of a solid metal sphere is determined by measuring its mass। यहां पे थोड़ा सा सीधा सीधा नहीं है, जैसे पहला वाला बिल्कुल सीधा था, ये ट्विस्ट कर दिया। And its diameter। The maximum error in the density of the sphere is x by 100%. If the relative errors in measuring the mass and the diameter are 6% and 1.5% respectively, the value of x is। x की वैल्यू निकालनी है, ये रही आपकी x, ठीक है। अब जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले तो भाई आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां पर सॉलिड मेटल स्फीयर दिया हुआ है। हाँ, कई लोगों ने आंसर निकाल लिया है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
मास अपॉन 4/3πr³। हाँ, आप में से कोई कहेगा सर आपने आर लिखा, डी डी दिया हुआ है, हमें डायमीटर के टर्म्स में दिया हुआ है। आप चाहो तो डायमीटर में भी कर सकते हो, बात एक ही रहती है। हाँ चलिए मैं डायमीटर में लिख देता हूं, मास अपॉन 4/3π d/2 लिख दूं। ओके, अब अगर आप देखेंगे बेटा तो यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट की मास अपॉन d³, ये आ गया। रेडियस से भी यही आना था। अब जब ये आपको मिल गया तो आपने कहा भाई मेरी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस थ्राइस ऑफ परसेंटेज एरर इन डायामीटर। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो भाई देख लेते हैं कितनी आई। ये कितना दिया आपका 6 और प्लस ये दिया हुआ है 3 × 1.5। अब जल्दीबाजी मत करना, ये 10.5% आया। ये क्या आई? ये परसेंटेज डेंसिटी आई। ठीक है, और ये आपको दी हुई है x/100% इज इक्वल टू 10.5%। भाई परसेंट गायब हो गए, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई। एक्स की वैल्यू आपको निकालनी थी, ये 1050, ये आपका आंसर आया होगा। यहां पे आप 1050 लिख देते, आपको पूरे के पूरे 4 मार्क्स तश्तरी में रख के मिलेंगे बेटा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। देखिए मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए काइनेमेटिक्स के, मैं आज आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस 2020 जेई मेंस के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, लेकिन हाँ आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये वहीं के हैं, किसी ना किसी के पेपर में तो आए हुए हैं ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, कई बार ना जो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिखते हैं वो बड़े आसान से होते हैं। हाँ, फॉर द 4 सेट्स ऑफ 3 मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज as given below, which of the following option is correct? A1 B1 C1 तीन वैल्यूज दी हुई हैं, A2 B2 C2 A3 B3 C3 A4 B4 C4। ठीक है, मेहनत करा रहा है, टाइम खा रहा है आपका। अब देखिए पूछा है A4 B4 C4 इज लेस देन A1 B1 C1, ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ आपको। ठीक है, अब मैं सारे नहीं कर रहा हूं तो टाइम वेस्ट होगा। अब आपको इसको करना कैसे है ना। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आया तो आपको ये घंटी दिमाग में बज जानी चाहिए यार कि डेसिमल के बाद देखिए अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं और यहां लिखा हुआ है भाई ये आपकी मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो मेजर्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब इसमें एरर होगी और सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेसी आपको चेक करनी पड़ेगी। तो यहां पे अंडरस्टूड है कि यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग आपको करना है, ये नहीं कि सीधे सीधे जोड़ दिया। तो भाई जरा मैं आपको दिखा दूं कि A1 प्लस B1 प्लस C1 इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जल्दी से निकालिए जरा। अभी अभी मैंने आपको एक मेथड बताया था। ठीक है, तो अब देखेंगे यहां डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 4 और डेसिमल के बाद 2, तो सबको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो A1 को कितना लिख दूं? 24.4 लिख दूं क्या? ओके, B1 को कितना लिख दूं? 0.1 लिख दूं क्या? और C1 को लिख दूंगा 256.2। मेरे हिसाब से तो ये आ रहा है बेटा। ठीक है, और ये आपका आ गया, क्या ये आ रहा है? ओ ओ ओ 280.7। ठीक है ना, चेक कर लो, चेक कर लो। A1 प्लस B1 प्लस C1 ये आया। हाँ, मैं आपसे इतनी बातें बातें कर रहा हूं, आपने फटाफट कर भी लिया होगा। जल्दी से मुझे बता दो बेटा A2 प्लस B2 प्लस C2 कितना है? हाँ, A2 की वैल्यू, अब देखिए A2 में यहां फिर आपको चेक करना पड़ेगा। यहां पर आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे 3 है, डेसिमल के बाद की बात हो रही है, एडिशन कर रहे हो आप।
ओके, तो ये आपका आ गया 280.7, चेक कर लो। 24.4 यहां पे आया है, 16.1 यहां पे आया है, और 240.2 ये आया है। इनको भी आप ऐड करेंगे तो ये आपका 280.7 आ गया। क्लियर है? ओके, ऐसे ही देखिए A3। अब यार ऐड करने में कोई गड़बड़ कर देगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको अब एडिशन नहीं सिखा सकता। सबको आता है यार, क्यों गलती करते हो? किसी से गलती नहीं होगी, बस वो मेथड ध्यान रखना कि आपको कहां तक राउंड ऑफ करना है। यहां देखिए, नेक्स्ट वाले पे देखिए, ये डेसिमल के बाद 1, ये डेसिमल के बाद 4, ये डेसिमल के बाद 3, तो सिंगल डिजिट पे राउंड ऑफ कर लो तो ये क्या आएगा, दिखा दे रहा हूं आपको। 25.2 यहां लिखा, नेक्स्ट को आप लिखेंगे 19.3 लिखेंगे। समझ में आया क्यों? 28 है, तो यहां पे राउंड ऑफ करोगे तो 5 से बड़ी डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो, एक बढ़ा देंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाला जो है वो 236.2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये कितना हो गया, 7 ये आ गया। अरे ये भी उतना ही आ गया, 280.7। अच्छा भाई चलो चौथा देख लो, A4 प्लस B4 प्लस C4। हाँ जी, A4 प्लस B4 प्लस C4, रागनी कह रही है 281 आ रहा है। ये देखिए यहां पर 25 है, यहां पर 3 डिजिट है, यहां पर 1 डिजिट है, यहां 0 है बेटा, तो इसको आपको सिंगल डिजिट पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 25 ये आया, 236 यहां पे आया, और ये आपका 20 हो जाएगा। ये 19.5 है बेटा। जब आप 5 को ड्रॉप करोगे तो एक रूल हमने पढ़ा था, देखिए सारे रूल अप्लाई करवा दिए इन्होंने। हाँ, जिसमें हमने कहा था ऑड क्वांटिटी जो है 5 या 5 के बाद अगर 0 होता ना, उसको ड्रॉप करने पे जो प्रीवियस क्वांटिटी होती है उसको इवन बनाना हो, तो ये 20 आ जाएगा। आया समझ में? और ये आपका 281 आ गया। ठीक, अच्छा, अब ये कुछ कह रहा है, जरा पढ़ तो लें क्वेश्चन, ये तो हमने निकाल लिए, ये इतना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? अब कंपेयर कर रहा है छोटे बड़े को। सिग्निफिकेंट फिगर्स में जब आप कंपेयर करेंगे छोटे बड़े को, तो बेटा ये 281 और ये डेसिमल में 1 नहीं, इसको आपको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर पाओगे। यानी सबको डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होनी चाहिए, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे मेरे, 281। तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें सबके सब एक से दिख रहे हो? भाई मेरे हिसाब से तो सब बराबर आ रहे हैं। मैं कंपेयर कर ही तभी पाऊंगा जब सबके सब सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे, एक्यूरेसी सबकी बराबर होगी, डेसिमल के बाद सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए। तो इनको राउंड ऑफ दोबारा से मुझे करना पड़ेगा जब मैं कंपेयर कर रहा हूं। तो कोई ऑप्शन अगर आपको ऐसा दिख रहा हो, बिल्कुल है, सी ऑप्शन देखिए, इसमें सबके सब बराबर दिए हुए हैं। हाँ जी, देख के लगता ही नहीं कि ये आंसर हो सकता है। सबसे पहले तो इसी को काटा था, बोले अलग अलग वैल्यूज है, कहां सब सेम आ जाएंगे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलो, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बेटा एक क्वेश्चन आया, देखिए डायमेंशन का, और कई बार ना मैं फिजिक्स में कई बार अपने स्टूडेंट से कहता हूं, बेटा कॉमन सेंस से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको नॉलेज हो ना हो, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। नहीं है फॉर्मूला याद, कोई बात नहीं, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received on the earth's surface per unit area per unit time is defined as solar constant। भैया डिफाइन कर भी दिया, वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा था इसे, अगर याद हो तो, है ना। सोलर कांस्टेंट 10th में आया था,
अब 10th की चीज आ गई, डायमेंशन पूछी है उसने, तो भाई ये सोलर कांस्टेंट जो हो गया, उसने कही दिया आपको, ये भी बोल दिया कि क्या है। मजा तो क्वेश्चन में तब आता जब वो ये नहीं देता कि डिफाइन कैसे किया हुआ, एनर्जी बाय एरिया बाय टाइम, ये तो कह रहा है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ जी, तो ये आपकी डायमेंशंस हो गई, सोलर कांस्टेंट है ये आपका सोलर कांस्टेंट। एनर्जी क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ठीक है जी। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर, और टाइम क्या होता है, टी। ये डायमेंशंस लिख दिए आपने, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम एल 0 टी माइनस 3। है कोई ऐसा ऑप्शन? सी है भाई। हाँ ये रहा ऑप्शन। अरे ये तो कैंसिल हो गया भाई, एल तो 0 आ गया, और ये टी ऊपर जाके -3 हो गया, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी तक 4 क्वेश्चन में एक इससे पहले वाला क्वेश्चन आप कह सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ऐसा नहीं कि बहुत हैवी था, कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना था, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स जब समझाया था तो उसी दिन समझा था, बस उसके बाद तो कभी प्रैक्टिस की नहीं उसकी। नहीं, मेरे स्टूडेंट्स ने तो की होगी, मैंने तो उनको करा रखा था, लेकिन बाकी लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आपने की है बेटा तो ये क्वेश्चंस बड़े आराम से होते हैं, और बड़े आराम से सिलेक्शन करवा भी देते हैं आपका, ठीक है। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट फिर से डायमेंशन का है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटीज, ये जो मैं आपसे कह रहा था कि भाई जब फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब थर्मल कंडक्टिविटी याद है सबको, कहां पढ़ा था? थर्मल प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर था क्लास 11th में, वहां पे पढ़ा था। और वो जो हमारा फॉर्मूला था ना, अगर आपको याद हो, डी क्यू बाई डी टी, हीट करंट का था इनसे हमने, दैट इज के ए डी टी बाई डी एक्स, कुछ इस तरह का था क्या, याद कीजिए। डी क्यू बाई डी टी दैट इज हीट करेंट, पावर इसे कहा था हमने, है ना, दैट इज के ए डी टी बाई डी एक्स। के जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी है, ए एरिया है, और डी टी टेम्परेचर डिफरेंस है, और डी एक्स चेंज इन लेंथ, ठीक है जी। और ये क्यू का ध्यान रखना भैया, चार्ज मत कर देना, ये आपकी क्या है, ये एनर्जी है। तो बस के की डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो ये आपकी हो जाएगी डी क्यू डी टी, ओके, यहां पे डी एक्स बाई ए डी टी ऐसा आ रहा है। अरे वैसे तो देखो यार, टेम्परेचर केवल नीचे जा रहा है, सीधे सीधे आंसर दिख रहा है इसमें, तो सीधे सीधे आंसर दिख रहा है, ए आंसर आ रहा है इसमें, लेकिन पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, ओके। चेंज, ये एनर्जी है बेटा, डी क्यू इज एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये लेंथ है, डी एक्स इज लेंथ, ये एल आ गया, ये आपका टाइम है, ये टी आ गया, ये आपका ए जो है वो एरिया है, दैट इज एल स्क्वायर, और ये आपका डी टी है यानी के, ठीक है। एल स्क्वायर ये कट गया, चेक कीजिए, एम एल टी माइनस 3 के -1, ठीक। अब देखो यहां के -1 था ही एक में, तो जैसे ही आपको टेम्परेचर दिखा था तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, इतना टाइम भी नहीं लगना था। ये है कॉमन सेंस। हाँ ये ध्यान रख लेना कि कहीं और टेम्परेचर ना आ रहा हो, पता लगा कि सर टेम्परेचर नीचे जा रहा था, पूरा सब देख लेना। इसलिए बेटा हर चीज जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो ना, तो थोड़ा सा टाइम दे दो यार, 30 सेकेंड दोगे, कैलकुलेशन हो जाएगा, आपका आंसर बिल्कुल पक्का। तो इस तरह के जो हल्के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कोई बेवकूफी नहीं करनी। जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, उसके नंबर तो जेब में रख के लाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एक क्वेश्चन और है, अ क्वांटिटी एफ इज गिवन बाय एच सी टू द पावर 5 जी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं जहां आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड क्वांटिटीज नहीं दी होती। हाँ, मतलब ये हैं स्टैंडर्ड, लेकिन वो आपको रटी हुई नहीं होंगी, इसकी एच की डायमेंशन इतने आराम से याद नहीं हो। ठीक है, तो यहां पहले तो ये देख लें भाई, एच है क्या? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और जी है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, तो अब देखिए ये यहां पे अब वो वाली चीज आती है कि आप किस फॉर्मूले को यूज करके इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकी डायमेंशंस को क्विकली। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं, एक फॉर्मूला आप सबको याद होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। आप चाहें तो एच सी बाय लेमडा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एच सी बाय लेमडा कर लीजिए, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो यहां से एच की डायमेंशन आपको मिल जाएगी एनर्जी, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फिर लेमडा, लेमडा इज लेंथ, वेव लेंथ है। सी स्पीड, एल टी माइनस वन। ओके, क्या आ गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये आपकी एच की डायमेंशन आ गई। बिल्कुल इसी तरह से सी की डायमेंशन तो आपको पता ही होती है, एल टी माइनस वन है, अभी ऊपर यूज भी कर चुके हैं हम। अब बचा जी। जी अगर आप देखेंगे तो जी आपका होता है एफ आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, 9th क्लास से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया आपका? एम एल टी माइनस टू, यहां पे एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। चेक कर लीजिए बेटा, और यहां पे आप देखेंगे तो ये आपका आ गया एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। क्या ये आ रहा है? बस इसको उस पर रख दीजिए। हाँ जी, यहां पे रख दीजिए, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, वैल्यूज जैसे जैसे दी हुई हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन इंटू एल टू दावर फोर टी टू दावर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एम माइनस वन एल क्यूब टी टू दावर माइनस टू। चेक कीजिए। ओके, अब अगर आप देखेंगे ये m और ये m मिल जाएंगे, 2 हो जाएगा और बाहर निकल के m बचा। ये 2 4 6 6 6 में से 3 गया तो 3 बचा। ये क्या रहा है? कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? अच्छा, c पावर 5 है। ओके ओके, 5 है, 5 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 5 है बेटा। हाँ देखिए, वो तो दिख ही नहीं लग गया था ना कि वो कट ही नहीं रहा था। तो अब क्या होगा? 5 to 7, ये एल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, और -6 और -2 -4 टी -2। अरे ये तो पहचानी हुई आ गई। हाँ जी, किसकी आ गई? हाँ, समझ में आया ना? ये c की पावर 5 दिया हुआ बेटा, यहाँ पे मैंने c की पावर 4 ले लिया था एक्चुअली, ये c की पावर 5 दिया हुआ आपको। हाँ सॉरी सॉरी, माइनस है। तो बिल्कुल, अब ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये आपकी बेटा एनर्जी है। तो इसका आंसर हो गया ए। बिल्कुल सही बात है, सारे क्वेश्चन जेई मेंस 2020 के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपका, इसमें आपको एक क्वांटिटी एक्स दी हुई है और खूब बड़ी सी 5 क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है, आई एफ वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल टू दावर 4। अब आई को करंट मत ले लेना, यहां लिखा हुआ है इन्होंने भाई, ये सब जरूर अपना अंदाजा मत लगाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ आई, फोर्स दिया हुआ है एफ, वेलोसिटी दी हुई है वी, वर्क दिया हुआ है डब्ल्यू, लेंथ दी हुई है एल। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्स इज सेम एज दैट ऑफ। ओके, तो यार देखो, इन सब की तो बाद में बात करेंगे, पहले इनको निकालने गए ना तो कहानी फंस जाएगी। तो पहले एक काम करते हैं, पहले जो है ये देख लेते हैं कि भाई ये आएगा क्या, इसकी डायमेंशंस क्या आ रही है। अगर डायमेंशन हमें मिल गई तो हम बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए। ये हमारे पास है आई एफ, थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, वी स्क्वायर बाई डब्ल्यू एल टू दावर 4। अब देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको याद हो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांस्टेंट क्या आ रहा है, हमें केवल डायमेंशन चेक करनी है। तो आप भाई, ये सबसे सिंपल वाला आपको पता था, m
एल स्क्वायर, आर स्क्वायर था, ये लिख दो, या आप उसकी कह लीजिए डायमेंशंस लिख लीजिए, ठीक है, एम एल स्क्वायर लिख दिया हमने, बहुत बढ़िया बात है बेटा। अब फोर्स आ गया आपका, एफ फोर्स है ना, एफ फोर्स है, तो ये आपका आ गया एम एल टी माइनस टू, वी स्क्वायर आपका आ गया एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाई फोर्स जो है, सॉरी अब वर्क आ गया, नीचे वर्क आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक, और लेंथ आपकी आ गई एल टू दी पावर 4। अच्छा, कई लोग इसे बिल्कुल डिफरेंट वे में करना चाहते हैं, वो कहते हैं W बाई एफ तो हम सीधे सर लेंथ लिख सकते हैं, आप ऐसे कर लो, ये आपका कमांड है, समझिए इस चीज को, समझिए बेटा, W F, तो W की जगह F इंटू एस लिखो, F को F से काट दो, ऐसे भी कर सकते हो आप, सीधे सीधे L आ जाएगा। आप चाहो तो सारी डायमेंशंस लिख लो। तो मैं अब आपके किसी पुराने बनाए कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं करना चाहता, मैं आपको कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट देता हूं, आपने पहले नहीं पढ़ा, आप उसको याद कर लीजिए, बट अगर आपका किसी कॉन्सेप्ट पे कमांड है, किसी मेथड पे कमांड है, तो आप उसको ही फॉलो करो, ठीक है। हाँ, ये m से m कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, t माइनस टू से t माइनस टू कैंसिल हो गया, ओके, डायमेंशन क्या बची, ओके, एक और है, L से इसको कैंसिल कर दें। देखिए ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि मैं बड़े मजे से इसको कैंसिल कर रहा था, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई एल क्यूब मुझे दिखने लग गया। वैसे आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये एम एल माइनस टी माइनस टू आ रहा है, ऐसा आएगा। और अगर आपको याद हो तो ये, हाँ, ये प्रेशर था, एम एल माइनस वन टी माइनस टू प्रेशर था, और प्रेशर कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन प्रेशर हमें पता है, प्रेशर हमारे पास होता था एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी डेंसिटी, ये रही, तो सी आंसर है इसका, ठीक है। यहां देखिए, एनर्जी को आप वर्क डन कह सकते हैं एफ इंटू एस बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज ए इंटू एस, ये कट गया, एफ अपॉन ए दैट इज प्रेशर। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, और एनर्जी डेंसिटी कोई भी हो भाई, हाँ, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी हो सकता है, याद आया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या मैग्नेटिक वाली भी हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल, बी स्क्वायर बाय टू मी नॉट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है इस पे? ओके, ये देखिए क्वेश्चन और आया, सारे क्वेश्चन जेई मेंस 2020। If speed v, area a and force F are chosen as fundamental units, then the dimension of Young's modulus will be, Young's modulus याद है? यंग्स मॉडुलस, बिल्कुल सही कहा आपने बेटा, यंग्स मॉडुलस जो था वो था आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस आपका था एफ बाय ए डेल्टा एल बाय एल, तो भाई ये तो हमारे पास प्रेशर ही बन गया, वैसे भी याद होना चाहिए बेटा, यंग्स मॉडुलस जो था वो पास्कल में आया था ना, तो अब यहां से आपको देख के कुछ समझ में आ रहा है कौन सा जो है वो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, आंसर सीधे सीधे मिल गया यार, कुछ करना ही नहीं पड़ा, देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है ये, स्कूल में एक नंबर में ना आए, स्कूल में एक नंबर में नहीं मिलेगा बेटा ये क्वेश्चन, हाफ मार्क का होगा केवल, ऐसे 10 दिए होंगे तब जाके वो 4 या 5 नंबर का बन रहा होगा, और जेई मेंस में ये 4 मार्क्स का है, और उसके बाद लोग कहते हैं सर जेई मेंस टफ होता है। ओके, तो एफ ए माइनस वन, ये एफ अपॉन ए हो गया, वेलोसिटी कहीं आएगी नहीं, ठीक है जी, ये स्पीड जो भी आप कहना चाहिए, तो ये आपका एक और क्वेश्चन क्लियर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई और मेथड करना चाहें भाई, एक और मेथड पढ़ा था ना, याद है वो, हाँ, उसमें क्या लिखते थे, ऐसे करके करते थे ना, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के v टू द पावर a, एरिया टू द पावर b, फोर्स टू द पावर c, ये आखिरी हथियार होता है बेटा, इस पे जाना मत, 3 इक्वेशन बनती हैं फिर बढ़ा के सॉल्व करनी पड़ेंगी,
बेटा कुछ नहीं समझ में आए तो फिर ये मेथड होता ही होता है, 1 मिनट ज्यादा लेगा लेकिन आंसर इससे भी यही निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहां पे डायमेंशंस रखेंगे, इसकी डायमेंशन रखिए, इसकी डायमेंशन रखिए, एबीसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर यही आ जाएगा। ओके, अब देखिए एक वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, अगेन जेई मेंस 2020। अ फोर्स एफ फोर्स गिवन है आपको, ये रहा आपका फोर्स, एक्ट्स एट अ पॉइंट भी दिया हुआ जहां पे एक्ट कर रहा है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क अबाउट द पॉइंट। ओके, देखिए जरा, ये एक पॉइंट है, इसे मैं कह रहा हूं पॉइंट पी, यहां पर मेरे पास कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स एफ, ये एक पॉइंट है ओ, इस पॉइंट के अबाउट आपको, ओरिजिन नहीं है ये, ध्यान रखिएगा, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये आपका पोजीशन वेक्टर आर। अगर आपको याद हो तो आपका टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है ना, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। अब बेटा आपको यहां पर आर ढूंढना है, वेक्टर आर, तो ये पोजीशन ऑफ हेड माइनस पोजीशन ऑफ टेल, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेल, ऐसा कह लीजिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, बिल्कुल बेसिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, देखिए आप, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। हाँ बेटा, आंसर मुझे भी निकालना पड़ेगा, मुझे याद थोड़ी रहते हैं, देख लेते हैं। तो ये मेरा आ गया 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, क्या ये आ रहा है, ये आपका पोजीशन वेक्टर आर आ गया। और अब आपको लेना है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, और भाई क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक है। और पहला वेक्टर जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे 3 1 माइनस 2 इसके, और एफ कहाँ है, अच्छा एफ ये रहा 1 2 एंड 3, कुछ ये बना बेटा, ठीक। तो अब ये आपका आ गया आई कैप 3 माइनस माइनस 4 माइनस जे कैप 9 माइनस माइनस 2, आप अपने हिसाब से कीजिए, जो आपको मेथड पता है, मैं तो सीधे टॉक अपने हिसाब से लिख रहा हूं, और यहां पे प्लस के कैप 6 माइनस 1, कुछ ऐसा आ रहा है बेटा, ठीक है जी। तो ये आ गया मेरा 7i कैप माइनस 11j कैप प्लस 5k कैप, और ऑप्शंस क्या दिया, अच्छा रूट एक्स दिया, मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना, ओके। यस रागनी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, मैं पूरा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं, 121 प्लस 25, क्लियर है। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 195, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है रूट एक्स के इक्वलेंट, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी थी, आपका आंसर आ गया 195। ये ध्यान रखें कि आपसे क्या पूछा गया, रूट एक्स से इक्वेट किया उन्होंने, ठीक है, तो आपको रूट एक्स के बराबर उसको रखना पड़ेगा। चलिए 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 आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कोई डाउट तो पूछ लीजिए। हाँ, काफी लोगों ने मुझे भेज दिए ये आंसर, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो मैंने इसीलिए पूरा सॉल्व कर दिया कि आप उसे चेक कर लें। ओके, अब देखिए एक और क्वेश्चन मिला, द डायमेंशन ऑफ बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट वेयर बी इज मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू नॉट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही इसका आंसर पता है।
हाँ जी, बिल्कुल। अगर आपको याद हो तो b²/2μ0 इज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। याद आया? और एनर्जी डेंसिटी, देखिए होता क्या है ना बेटा, ये सब अलग अलग पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उनका लेवल जो है वो ऑलमोस्ट सेम रखा जाता है। अब वो डिपेंड करता है आपको कौन सी चीज उस मोमेंट पे याद है। लेकिन ये सब कॉमन सेंस की चीजें हैं, आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। अगर आपको एक भी चीज याद है ना, तो आप इसे जो है बड़े आराम से ये क्वेश्चंस में गलतियां नहीं करेंगे और पूरे पूरे 4 नंबर आप बटोर लेंगे। ओके, और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये क्लियर है ना सबको? यस? हाँ, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बेटा मैंने आपसे कहा ½ ε0 E², एक तो ये हमने पढ़ी थी, ठीक है ना, या σ²/2ε0 भी पढ़ा था, या इसी के मैग्नेटिक जब कंपेयर किया था तो ऐसे लिख दिया था, ε0 की जगह 1/μ0 और E की जगह B, ठीक है। तो ये दोनों, वो कहा था ना टोटल एनर्जी जो होती है वो आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में और आधी मैग्नेटिक फील्ड में जाती है, जब वेव्स की बात कही। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कही थी तब ये चीज पढ़ी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम P, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसमें कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है। ये कैपिटल P जो है ये पावर नहीं है, मोमेंटम के लिए दिया हुआ है। वैसे P के लिए स्मॉल होता है, P मोमेंटम के लिए, ठीक है, बट यहाँ पे कैपिटल P दिया हुआ है, तो आपको सिंबल वही अज्यूम करने पड़ेंगे जो यहाँ पे, अपने मन से अज्यूम मत कीजिएगा। एरिया A दिया हुआ है और टाइम T दिया हुआ है, इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज बताया गया है। देन द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी। ओके, देखिए एक तो मेथड मैंने आपको बता ही दिया, वो जो बेसिक वाला था, मोमेंटम की पावर अल्फा, एरिया की पावर बीटा, टाइम की पावर गामा, जो भी करके अल्फा बीटा गामा निकाल लो। दूसरा क्या है देखो, अब एनर्जी क्या होती है भाई? वर्क डन। बहुत ध्यान से सोचना, एनर्जी होती है वर्क डन, तो इसको मैं लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिख सकता हूं कि नहीं? अच्छा, अब फोर्स तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास क्या है यहाँ पे मोमेंटम है, तो मैं इसको लिख देता हूं मोमेंटम अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स इनटू एस। ये मेरा फॉर्मूला बना। अच्छा, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो भाई ये आपके पास है, ये भी आपके पास है, आपके पास ये नहीं है, एस। एस लेंथ है, तो एस को आप एरिया से लेके आएंगे, ठीक। तो एरिया से लेके जब आप आएंगे तो आप कहेंगे P/T इंटू A⁻²। आंसर आ गया भाई, ये रहा सी आंसर है आपका। भाई सारे क्वेश्चन जेई मेंस 2020 के हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के क्वेश्चन रखे हुए, सब जेई मेंस के, चेक कर लो, ठीक है। उनकी साइट पे चले जाओ यार, एनडीए की साइट पे चले जाइए, वहां पे पेपर्स हैं, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो 25 में से ढूंढो तो बेटा 15 क्वेश्चन तो बड़े आराम से मिलेंगे। उसके बाद जितने ऊपर करके आओगे वो रैंक बनाएंगे, ठीक है। पहले कंसेंट्रेट करो, 15 तो करने ही करने, और जो करने हैं, जो उठाने छांटना है, पिक करने हैं ऐसे करके। जो क्वेश्चन पहली बार में समझ में नहीं आ रहा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक। और आप खुद देखोगे बेटा, पूरे पूरे पेपर करके आए, 22 23 तक क्वेश्चंस करके आए लोग आउट ऑफ 25। तो हैवी नहीं है पेपर, डर है केवल आपका, ठीक है। ओके, द क्वांटिटीज x इज इक्वल टू 1/μ0ε0, y इज इक्वल टू E/B and z is equal to L/CR are defined where C is capacitance, R resistance, L length। ओके, ये L ये लिखा हुआ है, L ये वाला है, E इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड, ε0 μ0 फ्री स्पेस, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ओके, अब बेटा वहां पर हर जगह डायमेंशन उस समय नहीं निकालनी होती, ये आपको वैसे भी याद होगा अगर आप इसको याद करें। हाँ, कहां पढ़ा था ये?
ऑप्टिक्स में पढ़ा था, और कई बार मैंने आपको बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपका होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट। याद आया? यस, तो इसकी डायमेंशन ये सीधे सीधे स्पीड होगी बेटा। एक्स तो आपकी स्पीड है, आपको पता है, तो आप लिख दीजिए एल टी माइनस वन, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप y देखें, E बाय बी, ये भी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी बताया था आपको, y इज इक्वल टू ई बाय बी, या आप वेलोसिटी सिलेक्टर जब हमने किया था तो वहां पे देखा था क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां से ई बाय बी भी ये स्पीड आ गया बेटा, तो ये भी आपकी स्पीड है एल टी माइनस वन। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, आप देखिए लास्ट वाला ये L बाय सी आर, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन अगर आपको याद हो RC जो था वो आपका टाइम कांस्टेंट था, और टाइम कांस्टेंट का मतलब इसकी डायमेंशन टाइम, तो Z क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये भी तो स्पीड ही है, एल टी माइनस वन। तो ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि R की डायमेंशन निकालूं और C की डायमेंशन निकालूं, अरे उसमें टाइम निकल जाएगा। ये तो याद होना चाहिए कि CR मेरा टाइम कांस्टेंट होता है, पढ़े थे ना CR। हाँ, कहां पे पढ़ा था ये? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, वहां पे आया था टाओ। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो कौन सा आंसर हुआ? एक्स वाई जेड हैव द सेम डायमेंशन, ये आपका आंसर हो गया बेटा, ए आंसर है इसका। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आ गया भाई, ओके ये आ गया। The sum of two forces vector P and Q is vector R such that magnitude of R is equal to magnitude of P. The angle theta in degrees that the resultant of 2P and Q will make with Q is okay. तो वर्बली तो नहीं निकल रहा भाई, ठीक है ना? तो भाई शुरू हो जाते हैं। वेक्टर R जो होता है हमारा वो वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होता है जी। ओके, अब अगर आप यहां से देखेंगे तो इसने क्या कहा आपसे? P प्लस क्यू इज इक्वल टू P, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो भाई अभी अभी हमने देखा था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। हम ऐसा मान लेते हैं कि P एंड Q के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q। तो ये किसके बराबर हो गया? P स्क्वायर के। मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। चलिए, तो एक इक्वेशन हमारे पास ये बन रही है। अब देखिए यहां पे आपका आ गया Q प्लस 2P कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई Q तो हमारा 0 तो है नहीं, ये तो कुछ दिया हुआ है ना, इसका रिजल्टेंट कुछ दिया हुआ है। तो एक तो कंडीशन हो गई Q इज इक्वल टू 0। तो नल वेक्टर अगर होगा तो कुछ एंगल कहां बनाएगा? तो ये वाली तो कंडीशन है नहीं, इसका मतलब Q प्लस 2P कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी? माइनस क्यू बाई 2P। ओके, इसको अभी संभाल लेते हैं। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है? आपको एंगल फाइंड करना, एंगल थीटा इन डिग्रीज दैट द रिजल्टेंट 2P एंड Q विल मेक विद Q। ओके, रिजल्टेंट बनाए जो एंगल। अब समझिएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, यहाँ थीटा वहां कुछ अलग दिया हुआ है, तो मैं इसको जरा ना चेंज कर दूं बेटा। इसको अल्फा ले ले रहा हूं, इसको मैं अल्फा ले ले रहा हूं। हाँ, ये अल्फा हो गया। नहीं तो वो आप थीटा वहां से वैल्यू निकाल के रख दोगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो कॉस अल्फा इज माइनस क्यू बाई पी आया मेरे पास, ठीक है? अल्फा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। ओके, अब मान लीजिए मेरे पास ये पी था, तो अब मेरे पास ये 2P हो गया, और क्यू एंगल तो अगर कुछ जो था वो रहा, तो इनके बीच एंगल कितना रहा अभी भी?
एंगल थोड़ी चेंज हो जाएगा यार, P और Q के बीच वही एंगल होगा जो 2P और Q के बीच होगा, लेकिन अब मेरा रिजल्टेंट चेंज हो गया। ठीक है, ओके, तो ये एंगल आपका गिवन है। ओहो, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, किसके साथ का है? थीटा के साथ का है भाई, ओ क्यू के साथ का है, ये क्यू है, ये वाला एंगल कितना दिया है? थीटा। तो आपको ये निकालना है, ये थीटा निकालना है बेटा। ठीक है, तो अब अगर आप कहें टेन थीटा इज इक्वल टू सामने वाला एंगल 2p साइन एल्फा बाय q प्लस 2p कॉस एल्फा, कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए जरा, ये डिपेंड करता है बेटा आपने अल्फा थीटा कौन सा एंगल लिया। कई बार बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड जो है हम थीटा लेते हैं दो वेक्टर के बीच का, है ना। हाँ, यहां उल्टा हो गया, क्योंकि वहां उन्होंने एंगल थीटा दे दिया ना आपको। बिल्कुल सही बात, वो तो सिंबल है ना, आप किसी के कुछ भी कह सकते हैं। ओके, तो अब अगर आप देखें तो बेटा ये q प्लस 2p कॉस एल्फा आपका 0 है, तो ये आपका आ गया 2p साइन एल्फा अपॉन 0, और ये आपका इन्फिनिटी हो गया, यानी थीटा कितना आ गया आपका? 90 डिग्री। क्लियर है? कोई ऑप्शन? अच्छा, ये तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 90 डिग्री या पाई बाय 2 डिग्री में का है, डिग्री में का है, तो पाई बाय 2 नहीं। देखिए ये मेंशन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए ना, तो यहाँ पे करेंगे। अगर ये रेडियन में का होता तो पाई बाय 2 लिखना पड़ता आपको, पाई बाय 2 में फिर 3.14/2 करना पड़ता। इन डिग्री का है, तो यहाँ पे आपका आंसर 90 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 90। तो बेटा इतने आसान क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं, मैंने आपको 13 क्वेश्चंस कराए। इन 13 क्वेश्चंस में से कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे नहीं होते? शायद कोई भी नहीं। तो गेम यही है पूरे जेईई मेंस का, आपको कॉन्फिडेंस रखना है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस रखना है, और आराम से जाके प्रैक्टिस कर ही रहे हैं पेपर्स के लिए। ठीक है, आपको बस वहां पर वो क्वेश्चंस पिक करने हैं। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि 15 क्वेश्चंस वो वाले पिक कर लीजिए जो ऐसे आराम से आपसे हो जाएंगे। आप खुद देखेंगे बेटा, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बात हुई है जो 99 परसेंटाइल से ऊपर लेके आए हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका जो, मैं आपसे भी बात कराऊंगा उनकी, बट उन्होंने हमें यही चीज बोली कि सर जो स्ट्रेटजी बनाई थी हमने उसको वहां पे फॉलो की। पहले वो 15-15 क्वेश्चन छांटे, और उसके बाद 7 to 8 क्वेश्चंस और हो जाते हैं। करके तो पूरे ही आते हैं, लेकिन हाँ गलतियां तो सबसे होती हैं, तो लेकिन वो 20 to 23 सही बन जाते हैं। और जब वो बन गए तो उसके बाद फिर कोई आपकी चीज ऐसी नहीं है कि आपके 99 परसेंटाइल ना आए। और जैसे ही वो आता है आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट जेब में आ जाता है, आईआईटी तो फिर ठीक है, फिर वहां जाने के लिए कॉन्फिडेंस और तगड़ा रहता है कि एक इंस्टीट्यूट तो जेब में है, अब आईआईटी का एडवांस का तो दे ही देते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ